पति जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और पत्नी घर का काम निपटा रही थी। पति उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो आए तो फिर बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाए। आखिरकार पत्नी आती है और जैसे ही वो आकर बिस्तर पर बैठती है, तुरंत ही पति उससे कहने लगता है कि तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच बताना। जैसे ही पत्नी बात सुनती है कि क्या पूछना चाहते हो, वो कहने लगता है कि मुझे एक बात पूछनी है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच है तो हाँ कर देना और झूठ है तो ना कर देना। तभी वो पत्नी कहती है, ठीक है, जो भी तुम पूछोगे मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगी। पत्नी ने जैसे ये हाँ भी भरी तो उसने कहा कि बस मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। पत्नी ये बात सुनने के बाद उसके हाथ को झटक देती है, कह देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किस तरह की बातें करते हो। पति फिर से पूछने लगता है, बता दो ना कि तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। वो पत्नी मना कर देती है, पति फिर से पूछने लगता है। और इसी तरह से करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका एक ही सवाल था और उस सवाल का उसे जिस रूप में आंसर चाहिए था, उत्तर चाहिए था, वो वैसा नहीं मिल रहा था। आखिरकार पति कहता है कि एक बार मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब बार बार एक ही सवाल पत्नी के सब कानों तक पहुंच रहा था, गूंज रहा था, तब पत्नी कहने लगती है कि हाँ, इसी गांव का जो एक भोजना गुजर है ना, उससे मेरा अफेयर चल रहा है, उससे मेरे संबंध है। बस पत्नी ने ये बात जैसे ही पति को बताई है, पति को बेहिसाब गुस्सा आ जाता है। वो रात में सो तो जाते हैं लेकिन ढंग से नींद नहीं आती। पति बार बार इधर से उधर करवटें बदल रहा था। उस रात की जब सुबह होती है, वो सुबह इतनी भयानक होगी किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। मामला जब अदालत पहुंचता है तो अदालत में जज साहब को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। वो तारीख भी तय हो जाती है और जब तारीख आती है तो आखिरकार जयपुर की सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे पर जब चढ़ाया जाता है, वो काफी छटपटाता है। लेकिन अदालत ने जो फैसला सुनाया था उसको तो बिल्कुल पूरा करना ही था। जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक उसको फांसी के फंदे पर लटका कर रखा गया था। आखिरकार उसने क्यों फांसी दी गई थी, इसके पीछे का क्या कारण था, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी, और बूंदी जिले का ही एक थाना लगता है डाबलाना, और डाबलाना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है फजलपुर। बात कर रहा हूं 3 जून 1988 की सुबह, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक महिला जो कि अपने ही घर पर जो दीवार है उस दीवार के ऊपर पत्थर लगा रही थी, छोटे छोटे पत्थर, ताकि उस दीवार को थोड़ा ऊंचा कर सके। उस महिला का नाम होता है कजोड़ बाई। उम्र उसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है। जैसे ही उस महिला ने पत्थर लगा रही थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर था, यानी कि पत्थर लगाने में था। एक एक पत्थर उठा रही थी, लगा रही थी, और जैसे ही पत्थर लगाती थी उसके बाद फिर मिट्टी से उसको लीपना पोतना शुरू कर रही थी ताकि वो पत्थर ठीक से जम जाए। उसकी गर्दन थोड़ी आगे निकली हुई थी। इसी बीच में एक भैरू सिंह नाम का एक आदमी आता है। उसके हाथ में 36 इंच की तलवार होती है और जिसकी चौड़ाई लगभग उसकी 1.5 इंच के आसपास होती है। उसने पूरी ताकत से उसको पकड़ा हुआ था। वो महिला आराम से अपना काम कर रही थी, उसका ध्यान पूरी तरह से काम में था। उसने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पे जब वार करता है तो उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उसे ये कि उस पर कोई हमला करने वाला है, उसे पता ही नहीं चला था कि ऐसा भी कुछ होता है। और जैसे ही गर्दन पे पूरी ताकत से तलवार मारी जाती है तो गर्दन अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है। काफी देर तक वो तड़पता रहती है महिला। और जब वो महिला तड़पती रहती है तो उसके पास में ही 2 साल का बच्चा है, वो खेल रहा था अपनी माँ के बिल्कुल बहुत करीब में। साथ ही 14 साल का उसका बेटा है जिसका नाम है नंद कंवर, वो भी खेल रहा था। और 7 साल की उसकी बेटी है हंसाबाई, वो भी वहीं पास में खेल रही थी। छोटा बच्चा 2 साल का, वो क्या समझ पाएगा क्या नहीं समझ पाएगा, लेकिन 14 साल का जो उसका नंद कंवर था वो समझ पाता है और उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन उसे चीखने का कोई फायदा नहीं होता। एक के बाद एक तलवार उन तीनों बच्चों को मारी जाती है। और देखते देखते 2 साल का राजबहादुर वो भी मारा जाता है, 14 साल का नंद कंवर वो भी मारा जाता है, 7 साल की हंसाबाई वो भी मारी जाती है। अब यहां से उसके हाथ में तलवार थी, उसके सर पर खून सवार था, एकदम भूत जैसी उसकी स्थिति हो रही थी। अब यहां से वो देखता क्या है कि उसका एक 8 साल का बेटा है, 8 साल के बेटे जिसका नाम है नाथू सिंह, जो कि इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। उसने दरअसल अपनी जान बचाने के लिए यहां से जाता है पड़ोस के घर में। वहां पर एक पेड़ है और पेड़ में जाकर छुप जाता है, यानी कि पेड़ की आड़ ले लेता है। और वो छोटू महाराज के घर से थोड़ा सा पहले ही पेड़ होता है। जैसे ही वो भैरू सिंह नाम का व्यक्ति आता है, आने के बाद तुरंत ही इस नाथू सिंह के पास पहुंचता है। उसे बचने का, नाथू सिंह को जो 8 साल का बच्चा होता है, मौका ही नहीं मिलता। उसको भी पूरी ताकत से तलवार मारी जाती है। एक दो तलवार लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है और वो मारा जाता है। आखिरकार एक 4 साल की बच्ची है, नाम उसका मनराज बाई है। मनराज बाई ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच में एक आवाज आती है कि इसे मत मारो, इसे मत मारो। इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उसको तरस नहीं आता। उसने उस बच्ची को, 4 साल की बच्ची है मनराज, उसको भी मार दिया। हालांकि वो हैंडपंप, जो सरकारी हैंडपंप था, उसके पास जाके छुपी हुई थी, उसको भी बचने का मौका नहीं मिल पाता।
तलवार हाथ में लगी हुई है, सफेद रंग के उसने शर्ट पहनी हुई है, सफेद रंग की धोती पहनी हुई है। लेकिन जब उसने तलवार से वार किया था तो उसके शरीर पर भी, उसके कपड़ों पर भी खून के निशान थे। अब वो तलवार जो थी वो खून से नहाई हुई थी और उसने पूरे हाथों से ऐसे उठाया हुआ था उसको। आराम से चले चला जा रहा है। कुछ लोगों की नजर पड़ती है, कुछ लोग उसको देखते भी हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार भैरव सिंह कहाँ जा रहा है, इसके कपड़ों की हालत कैसे हो रही है, इसकी खुद की हालत कैसे हो रही है। भाई पास में ही डाबलाना जो थाना है वहां जाता है और वहां जाके मेन गेट पर खड़ा होता है और जोर से आवाज लगाता है, सुनो सुनो, मैंने अभी 6 कत्ल किए हैं। जैसे ही बात कहता है ये आवाज संतरी तक पहुंच जाती है। संतरी बाहर जाकर देखता है कि आखिरकार क्या मामला है। फिर वही आवाज लगाता है, सुनो सुनो, मैंने 6 हत्याएं की हैं, 6 कत्ल की हैं। बस इतना सुनना था। उसको पास में बुलाया जाता है। एसएचओ होते हैं दुर्गा शंकर शर्मा। उन तक ये बात पहुंचती है, पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। सभी पुलिस वाले एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। उस आदमी को तसल्ली देते हैं। तसल्ली देने के बाद उसके हाथ से तलवार लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद जैसे ही बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, वो पूरी कहानी बयां कर रहा था, इसी बीच में एक आदमी भागता हुआ आता है। आने के बाद सीधे थाने में आता है। आके कहता है कि ये फजलपुरा गांव है ना, वहां पर 6 लोगों की हत्या हो गई है, अब जितनी जल्दी हो सके वहां जल्दी चलो। पुलिस वाले अभी बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैंने 6 कत्ल कर दिए हैं। दूसरा व्यक्ति आया है जो ये कह रहा है कि गांव चलो, गांव में 6 कत्ल हो गए हैं। आखिरकार पुलिस वालों को जैसे सूचना मिलती है, दुर्गा शंकर शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं एक दो बच्चे हैं जो गली में पड़े हुए हैं, 3 बच्चे हैं जो आंगन में पड़े हुए हैं, एक महिला है जिसका धड़ सर से बिल्कुल अलग है, ये सर धड़ से अलग है, वो वहां पर पड़ी हुई है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। बड़ी संख्या में लोग थे, बस ये सोच रहे थे, सुन रहे थे कि आखिरकार ये माजरा क्या हुआ, एक साथ इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई है। तभी पास में खड़ी हुई एक महिला होती है। उस महिला का नाम होता है रत्नाबाई। रत्नाबाई वहीं पास में खड़े होकर कहती है कि साहब, जिसने कत्ल किए हैं उसका नाम भैरव सिंह है और भैरव सिंह मेरा देवर है। दरअसल मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हंसाबाई को मार रहा था और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। अब मैं करती तो क्या करती। पुलिस वाले पूछते हैं, फिर उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? उसने कहा, साहब मुझ पर कोई हमला नहीं किया, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं उसकी सगी भाभी हूँ। ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों ने सबकी जो लाशें थी इनको कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस वाले उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आरोपी के पास, भैरव सिंह जिसका नाम था। उसकी उम्र लगभग 33-34 साल के आसपास रही होगी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने कत्ल क्यों किए। जब वो बताता है, कहता है कि साहब अभी 3-4 दिन पहले की बात है, पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायत चुनाव में के दौरान की बात है। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं वहीं से पास से गुजर रहा था। पास से गुजरते हुए वो 3-4 लोग कहते हैं कि इस बार एक राजपूत महिला पंचायत चुनाव में पंच बनेगी, देख लेना। और पंच क्यों बनेगी, इसके पीछे की बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत के पीछे की बात यह बताई जाती है कि इस महिला का चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है। यह बात भैरव सिंह के कानों तक पहुंचती है तो भैरव सिंह को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। क्योंकि भैरव सिंह का जो परिवार था, यानी कि राजपूत परिवार, उस गांव में सिर्फ एक ही घर था और एक घर में 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम भैरव सिंह होता है और दूसरे का नाम जोर सिंह होता है। आखिरकार वो समझ जाता है कि पंच तो उसकी बीवी लड़ रही है, यानी कि पंचायत का चुनाव जो उसकी बीवी लड़ रही है। अब इसका अफेयर किससे है, किससे नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। जब रात को वो सोने के लिए जा रहा था तो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है। पत्नी बार बार मना कर रही थी, वो बार बार पूछ रहा था। जब बार बार पूछते पूछते आखिरकार पत्नी ने सच को स्वीकार कर ही लिया। उसने कहा कि गांव का ही एक व्यक्ति है, उससे उसका अफेयर चल रहा है। यह बात पति बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो रात को काट लेता है, लेकिन जब दिन निकलता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे कि हाँ, गांव का ही एक व्यक्ति है, उससे उसका अफेयर चल रहा है, जिसका नाम है भोजना गुजर। भोजना गुजर के से अफेयर चला। ये बात सुनने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तलवार का इंतजाम करता है और अपनी ही पत्नी को मारता है, साथ ही 3 बेटों को मारता है और 2 बेटियों को मार देता है। इसको मारने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है 40/1988, 4/25 आर्म्स एक्ट की धारा लगती है, साथ ही आईपीसी की धारा 302 लगती है। इस मामले में चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद ये मामला अदालत पहुंच जाता है। और जब अदालत पहुंचता है तो दोनों तरफ के वकील, एक बचाव पक्ष वकील और साथ ही जो दूसरा वकील होते हैं, वो दोनों ही इस मामले में अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। और ये सेशन कोर्ट से 1 मई साल 1989 को इस पर अदालत फैसला दे देती है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील की जाती है और 20 अगस्त 1990 को हाई कोर्ट इस सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 4 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सजा को बरकरार रखा जाता है और ये कहा जाता है कि 20 अगस्त 1994 को इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। वो तारीख आती है और उस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाता है जब तक उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकल जाते। लेकिन दोनों तरफ के वकीलों में एक बात को लेकर ज्यादा जिरह चल रही थी। ये कहा जाता है कि जो भाभी थे वो अपने बयानों पर लगातार टिकी रहती है और भाभी कहती है कि
उसने देखा था कि सबसे अंत में वैसे जो आरोपी है जिसने खुद से स्वीकार किया था, थाने जाकर बात पूरी बताई थी, उसने कहा सबसे आखिर में उसने 4 साल की जो बेटी है उसकी मनराज बाई, उसने उसको मारा। लेकिन भाभी का जो बयान था वो ये कह रही थी कि 7 साल की हंसा बाई को उसने बचाने की कोशिश की थी। ये दोनों के इसमें बयानों में विरोधाभास था। लेकिन अदालत ये कहती है, जज साहब ये कहते हैं कि कत्ल तो हुए हैं, भले चाहे पहले हंसा मारी गई हो या मनराज बाई मारी गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अमेठी के रहने वाले हैं उज्जवल गुप्ता, साथ ही जींद के रहने वाले हैं दक्ष कुमार। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कुंवर कीर्ति राज सिंह हैं जो गुजरात से हैं, आहान शर्मा अमृतसर से, रीनू गोयल, नीना यादव हैं मुजफ्फरनगर से, शिवानी तोमर, अलका चौहान है कानपुर से, ज्योति पटेल, नैनीताल से भूमिका सिंह, मोहम्मद बिलाल, मुजफ्फरनगर से दिलीप यादव हैं, कृष्णा पासवान, गुरजीत सिंह, दीक्षा शर्मा, कपिल भाटी, कुलदीप राय, करतार सिंह गुज्जर, वसीम मलिक, आनंदी रावत, दिव्या बिश्नोई, मोहम्मद अंजार, मिलन शर्मा, नवीन शर्मा, वकील खान, राम प्रताप, सुधार, राजू पांडे, विशाल कुमार पासी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।